मित्रों, आप सभी का देवप्रयाग IAS DPIS में स्वागत है। और मैं आज आपके साथ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के सामान्य अध्ययन के प्रश्नों के एनालिसिस के साथ हूँ। आया और गया, आ गया, हो गया आपका समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी चिर प्रतीक्षित पेपर, जो पिछले 2 सालों से आप अपने तैयारी में लगे हुए थे और 2 साल की तैयारी के बाद आखिर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी हो ही गया। अब क्या रहेगी मेरिट, इसका ऑथेंटिक आंसर कब होगा और कब आएगी आंसर की, ये सब बस 1 सप्ताह के अंदर सब कुछ हो जाएगा, यानी अगले सप्ताह में यह सब कुछ हो जाएगा। फिलहाल आज कुछ प्रश्नों के उत्तरों पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि आपका यूपी पीसीएस 2024 भी लगा हुआ है, इसलिए इस पेपर का एनालिटिक होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप एनालिटिक स्टडी करेंगे तो आप ये देखेंगे कि हाँ, इस पेपर के साथ, इस पेपर के प्रश्नों से आप यूपी पीसीएस के प्रश्नों को भी आप क्या करेंगे, कंपैरेटिवली जो है स्टडी करेंगे और उसी के स्टैंडर्ड को मिलाएंगे। कुल मिलाकर के पेपर स्टैंडर्ड था। पेपर को ना हल्के में लिया जा सकता है और ना बहुत टफ कहा जा सकता है, लेकिन इस दर्जे का रहा है कि आपको पेपर को हल करने में पसीने आए ही होंगे। पेपर इस दर्जे का रहा है। तो 90-95 वाली मेरिट तो नहीं रहेगी, इतना तो कंफर्म है। तो मेरिट क्या रहेगी, मेरिट अब थोड़ा सा उसके आसपास आ जाएगी। अर्थात मान करके चले तो अगर आप जीएस में 80 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं, ऐसा मुझे लगता है पेपर का एनालिटिक स्टडी करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 80-85 पर अगर आप पहुंच गए हैं, 80 क्वेश्चन पर अगर आप पहुंच गए हैं, तो आप सामान्य वर्ग के लिए तो आप ठीक स्थिति में, बशर्ते आपका आपका हिंदी भी उसी के जो है उसमें अनुपात में आपका अच्छा होना चाहिए, 50 के आसपास होना चाहिए। तो जब अभी हिंदी का पेपर आएगा तो हम लोग उसको एनालाइज करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जीएस के पेपर को हम लोग एनालिटिक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे प्रश्न अच्छे रहे हैं, स्टैंडर्ड है, कुछ प्रश्न रिपीट भी हुए हैं, लेकिन प्रश्नों को बनाया गया है, बनाया ही नहीं गया है बल्कि विकल्प बदल दिए गए हैं, विकल्पों को भी बदल दिया गया है। एक सीरीज से दूसरे सीरीज के प्रश्नों को अगर आप देखें तो विकल्प में भी चेंज है। प्रश्नों को तो आप मैचिंग कर ही नहीं पाएंगे, साथ ही साथ आप विकल्पों को भी देखेंगे कि एक सीरीज में विकल्प और 20 सीरीज में भी विकल्पों में भी थोड़ा बहुत अंतर देखा जा रहा है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा स्टैंडर्ड पेपर इसे माना जा सकता है। फिलहाल आते हैं प्रश्नों की एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं और इन प्रश्नों का संदर्भ क्या रहा, उत्तर क्या रहा है। सबसे पहले आते हैं, पहले प्रश्न देखे हैं, प्रथम मानव निर्मित रूबी लेजर। आइए देखिए रूबी लेजर के बारे में। और आपको बता दें, प्रथम मानव निर्मित रूबी लेजर, अब रूबी लेजर आप जानते हैं कि 1960 में, इस रूबी लेजर को 1960 में खोजा गया था। प्रथम मानव निर्मित रूबी लेजर है। और जब ये रूबी लेजर जब लेबोरेटरी में जब इसको तैयार किया गया तो इसमें लाल प्रकाश पुंज निकला था, नीला नहीं निकला था, इसलिए ए विकल्प गलत होगा। रूबी लेजर ने नीले प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया था, गलत है। रूबी लेजर ने लाल प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया था, ये सही, यानी केवल 2 सही। अब देखिए प्रश्न कैसे बनाया गया है, केवल 2 सही है जो आपका आंसर होगा, केवल 1 सही है जो आंसर का आंसर नहीं होगा, 1 और 2 दोनों सही है, ये भी गलत है, ना तो 1 सही ना तो 20 सही। तो आपका आंसर क्या होगा, केवल 2 होगा। ठीक है। रूबी लेजर आप जानते हैं कि रूबी लेजर वास्तव में क्या होता है, एक हाई टेम्परेचर पर चलने वाला एक मानव निर्मित लेजर है जो एल्युमिनियम ऑक्साइड से जो है ढका होता है, कवर किया हुआ होता है। और आप देखेंगे तो इसके बारे में डिटेल आप देख लेंगे। ठीक है, लेकिन ये अच्छा प्रश्न पूछा, मतलब एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन कहा जा सकता है। प्रथम मानव निर्मित रूबी लेजर के बारे में एक अच्छा प्रश्न रहा है। तो ये अच्छे प्रश्न का तरीका देखिए कितना अच्छा बना लिया गया है, तरीके भी अच्छे हैं। इसका आंसर केवल 2 होगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरे प्रश्न का स्टैंडर्ड देखिए कि नीचे 2 कथन दिए गए जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अब देखिए अभिकथन क्या है, बंद शीशे की खिड़कियों एवं दरवाजों वाली कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहता है। जब भी आकाशीय बिजली गिरती है तो वो खुले स्थानों को ज्यादा प्रेफर करती है, जहां पर जो उसके वो होते हैं, ठीक है, आयन होते हैं, वो क्या करते हैं, सीधे जो है एंट्री कर जाते हैं, कहाँ, पृथ्वी के अंदर। लेकिन जब बंद शीशा होता है, बंद शीशे की खिड़कियों एवं दरवाजों वाली कार में
जब हम आप यात्रा कर रहे थे तो उस समय आकाशीय बिजली का आघात नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो आप कार होती है, जो गाड़ी होती है, जो बंद होती है, उसकी खिड़की दरवाजे सब बंद होते हैं, तो क्या होता है उसमें जो टायर लगे होते हैं वो टायर पृथ्वी पर टच होते हैं और वो विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि टायर आप जानते हैं रबड़ के बने होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। ऐसी स्थिति में उसका आघात उस कार पर नहीं हो पाता है। लेकिन अगर खुली हुई होगी तो फिर उस पर उसका आघात तेजी से हो जाएगा, लेकिन बंद का आघात नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप क्या होते हैं, आप सुरक्षित होते हैं। तो आप देखेंगे कि दोनों कथन सही हैं। बंद शीशे की खिड़कियों में दरवाजों वाली कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहता है। फिर यह भी सही है आपका, एक बंद कार अंदर से खाली चालक की तरह व्यवहार करती है, अतः आवेश कार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो रबर के बने हुए जो टायर होते हैं, ठीक है, ये टायर जो होते हैं कुचालक के रूप में कार्य कर रहे होते हैं, कुचालक के रूप में कार्य करते हैं, और ऐसी स्थिति में आवेश जो है कार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं और वह सीधे पृथ्वी से अर्थिंग नहीं पाते हैं, इस कारण से भी वह उस रूप में कार्य नहीं करते। इसलिए क्या हो जाता है, व्यक्ति उसके अंदर बैठ करके सुरक्षित हो। देखिए साइंस के कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। साइंस के प्रश्न पहली बार आप देखेंगे फिजिक्स के प्रश्न बहुत अच्छे खासे पूछे गए हैं, जबकि फिजिक्स के प्रश्न इतने नहीं पूछे जाते थे। फिजिक्स के प्रश्न बढ़ गए हैं और आपके बायो के भी प्रश्न बढ़े हैं, लेकिन फिजिक्स के प्रश्न ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो अब प्रश्न का पैटर्न पूरी तरीके से, एक तरीके से पेपर का पैटर्न भी बदला हुआ है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि समीक्षा अधिकारी वनडे का एग्जाम है। जो लोग इस हवा से तैयारी करते हैं, अरे वनडे वाले, वनडे का एग्जाम हो, वनडे तैयार कर लेंगे बस हो जाएगा, नहीं। 5-6 क्वेश्चन आपके मैथ रीजनिंग के हो जाएंगे, लेकिन आपके शेष प्रश्नों को आप देखिए कितने स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने का तरीका भी देखिए कितने तरीके से जब आप पढ़ेंगे तब आपका होगा। तो प्रश्न का स्टैंडर्ड भी बदल गया है, प्रश्न का स्वरूप भी बदला हुआ है। और समीक्षा अधिकारी 2021 में भी यही हुआ था, क्योंकि उसके बाद यूपी पीसीएस का पेपर था और इसके पहले समीक्षा अधिकारी हुआ था। समीक्षा अधिकारी का पेपर बहुत टफ आया था उसमें भी, और इस समय जीएस का पेपर भी क्या है, अपने आप में टफ कहा जा सकता है, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। प्रश्न स्टैंडर्ड प्रश्न रहे हैं। निश्चित रूप से लोक सेवा आयोग को प्रश्न बनाने के लिए ए ग्रेड या बी ग्रेड का दर्जा तो दिया ही जाना चाहिए, अच्छा बनाया गया है। ए ग्रेड में तो यूपीएससी होता है, लेकिन बी ग्रेड में आप यूपीपीएससी को स्टैंडर्ड देंगे ही देंगे। अच्छा प्रश्न बनाया गया है, स्टैंडर्ड प्रश्न है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। 2 क्वेश्चन हो गए, और आपको बता दें मित्रों, प्रश्नों को हम लोग एनालिटिक करेंगे, सब्जेक्ट वाइज एनालिटिक करेंगे। अभी तो हम आपके साथ एनालिटिक कर दे रहे हैं, लेकिन इसको हम सब्जेक्ट वाइज करेंगे कि साइंस से कितने प्रश्न आए हैं, पॉलिटी के जो प्रश्न हैं उनको सबको अलग अलग भी करके उसको सबको एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो आप हमारे DPIS यूट्यूब चैनल से बने रह करके और आप इस प्रश्नों को एक बेहतरीन संकलन आप प्राप्त कर सकते हैं, विथ एनालिटिक एनालिसिस के साथ आप प्राप्त कर सकते हैं। आते हैं, देखिए तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को अभिकथन ए कहा गया है और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अब देखिए यूपीपीसीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कैसे अपना स्टैंडर्ड बदला है। निश्चित रूप से लोक सेवा आयोग ने इसमें अपने आप को एक तरीके से एक नए प्रयोग के तहत, इनोवेशन के तहत अपनी जो है परीक्षा को लाने का प्रयास किया है। पूरी तरीके से आयोग इनोवेशन कर रहा है, ठीक है। इनोवेटिव पेपर बनाया गया है और पेपर के स्टैंडर्ड को देखा जा सकता है, प्रश्नों के स्वरूप में देखा जा सकता है, प्रश्नों की प्रकृति में देखा जा सकता है। प्रश्न है, देखिए क्या प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, कथन अभिकथन है, अभिकथन ए है, ठीक है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है पानी का क्वथनांक घटता जाता है। अब आप देखिए, ये जैसे जैसे आप हाइट बढ़ेगी तो पानी का जो क्वथनांक है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, देखिए द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर डिक्रीजेस एज द एल्टीट्यूड इंक्रीजेस, ठीक है। एल्टीट्यूड क्या होता है, इंक्रीज होता है, और जैसे जैसे आप और ऊपर जाते हैं वैसे क्या होता है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज होता जाता है। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है पानी का क्वथनांक घटता जाता है। क्यों बढ़ता है? ऊंचाई के साथ वायुमंडल का दाब बढ़ता नहीं, ये गलत है। वायुमंडल का दाब बढ़ता नहीं, बल्कि वायुमंडल का दाब घटता जाता है, ठीक है। तो पानी का क्वथनांक क्या होगा, आप देखोगे पानी का क्वथनांक भी घटता जाता है, और ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडल का दाब भी जो है कम होता जाता है। तो दोनों कम होते जाते हैं, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर होता है। जैसे जैसे आप जाते हैं उससे प्रेशर क्या होता है, यहाँ पर P जो है P बराबर लोअर हो जाता है। तो जब प्रेशर लोअर होता जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटता जाएगा। ऊंचाई के साथ वायुमंडल दाब बढ़ता नहीं बल्कि घटता है। ठीक है, तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो C गलत हो जाएगा, ये आपका कारण गलत होगा और ये आपका सही होगा। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती पानी का क्वथनांक घटता जाता है। तो इसमें होगा कि ए सही है किंतु आर असत्य है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए प्रश्नों का अब आप करेंगे। फिजिक्स पढ़ाने वाले, साइंस पढ़ाने वाले जो पढ़ाते हैं, मतलब साइंस आप जब पढ़ते हैं, आप ये कहेंगे साइंस जब आप पढ़ते हैं तो आपको इसी हिसाब से पढ़ना होता है। और कहीं ना कहीं क्वेश्चन अपना आप में क्या है, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन अपने आप में एक स्तरीय प्रश्न है। स्तरीय प्रश्नों को आपको ध्यान देना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। परासरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए लगातार फिजिक्स के प्रश्न आ रहे हैं, लगातार आपके प्रश्न क्या है, फिजिक्स के प्रश्न हैं इस बुकलेट में। बुकलेट नंबर ये आपका है सीरीज ए है। ए सीरीज की शुरुआत किससे हुई है, साइंस के प्रश्नों से हुई है। तो शुरुआत में ये जो है कठिन प्रश्न आ गए। अब एक सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए वाला जो नॉन साइंस बैकग्राउंड का होता है, ठीक है, सामान्यतः वो जब इतिहास के प्रश्नों को देख लेता है, जब वो संविधान के प्रश्नों को देख लेता है तो उसका उत्साह थोड़ा सा बढ़ता जाता है। लेकिन जैसे लगातार ऐसे, जैसे आप इंटरव्यू में जाते हैं ना, जब 10 प्रश्न लगातार आपसे ऐसे फैक्चुअल पूछ लेते हैं तो आपका उत्साह गिर जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी क्या हुआ, ये प्रश्न लगातार आते चले गए और उत्साह ऐसे बच्चों का हुआ होगा, उत्साह कुछ गिरा होगा। क्योंकि फिजिक्स को इतना डीपली आप लोग नहीं पढ़ेंगे जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं। हाँ, साइंस बैकग्राउंड वाले जो आप बीएससी किए हुए हैं या जो इंटर ठीक से पढ़े हुए हैं, पीसीएम या पीसीबी से, वो तो कर लिए होंगे। चलिए फिलहाल परासरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए बात कर रहा है किससे, ये आपका ऑस्मोसिस प्रेशर की बात हो रही है, परासरण दाब से बात हो रही है। क्या कह रहा है परासरण के बारे में, ऑस्मोसिस के बारे में क्या कह रहा है। परासरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि एक अर्धपारगम झिल्ली विलायक और विलयन के मध्य रख दी जाती है तो विलायक के अणु इस झिल्ली में से निकलकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित हो जाएंगे। अब समानता होता क्या है कि जब अर्धपारगम झिल्ली जब रखी जाती है तो उसमें हायर जो कंसंट्रेशन होता है उससे लोअर कंसंट्रेशन की ओर ये जाते हैं। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो जाता है। अर्धपारगम जो आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, उसका काम यही होता है, उसका काम यही होता है कि वो इस तरीके से एक जो है छननी के रूप में कार्य करती है, एक फिल्टर के रूप में कार्य करती है। ठीक है, रख जाती तो विलायक के अणु इस झिल्ली में से निकलकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन विलायक के प्रवाह की यह प्रक्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाती नहीं। प्रतिलोम परासरण वह होता है जो विलयन से विलायक की ओर होता है। ठीक है, तो प्रतिलोम परासरण में विलयन से विलायक की ओर तरफ जाते हैं, ना किस तरफ जाते हैं। इसलिए ये तो सही है, जैसा मुझे लग रहा है कि ये सही है और ये आर गलत है, मतलब केवल एक सही होगा इसमें। विलायक के प्रवाह की यह प्रक्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाती है, प्रतिलोम परासरण नहीं कहलाएगी, क्योंकि प्रतिलोम परासरण में क्या होता है, ये विलयन से विलायक की ओर जाते हैं। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित हो रहे हैं। तो ठीक है, तो ये है, इसमें केवल एक होगा, दो नहीं होगा। ठीक है, ये आपका हो गया। 32 पेज का ये है आपका, और अच्छे प्रश्न दिए गए, ऐसा नहीं है कि आप ये प्रश्न जो ऐसे के हल्के फुल्के हों, अच्छे प्रश्न दिए गए हैं। कौन इसको याद रखेगा, अब आप ही देखिए कौन इसको याद रखेगा कि पाई मेसान की खोज कब हुई, न्यूट्रॉन की खोज कब हुई, इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई, प्रोटॉन की खोज कब हुई। अभी बहुत पहले आपने इंटर में पढ़ा होगा, हाई स्कूल में पढ़ा होगा। ठीक है, वो भी उस समय पढ़ा होगा जब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जब एकेडमिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ इसमें इस तरीके से नहीं रहता, लेकिन फिर भी प्रश्न पूछा, अगर आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। स्टैंडर्ड प्रश्न है, प्रश्न को आप हल्के में मत नहीं लेना है। ये प्रश्न आपके क्या है, स्टैंडर्ड प्रश्न है। ठीक है, आप देखिए पाई मेसान की खोज 1935 में हुई थी है, न्यूट्रॉन की खोज जो 1932 में जेम्स चैडविक करते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में होती है और प्रोटॉन की खोज 1898 में होती है। तो पहली खोज किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की खोज होती है 1897 में, प्रोटॉन की खोज होती है 1898 में। तो 3 होगा, 3 के बाद 4 होगा, 3 और 4, 2 और 1, 3 4 2 और 1, ये आपका आंसर भी सही होगा। इसका आंसर, इसमें आपका आंसर भी सही होगा। ठीक है, अब आप ये देखिए निम्नलिखित पर विचार किया ताही ने आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित की। जब सबकी आवृत्ति सबसे अधिक किसकी होती है, अगर आवृत्ति की बात करें तो रेडियो तरंगों की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। ठीक है,
तो रेडियो तरंगें होंगी, फिर इंफ्रारेड होंगी, फिर आपकी दृश्य किरणें होंगी, फिर आपकी एक्सरेज होंगी। इसका आंसर आपका ए होगा। निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आप जानते हैं रॉकेट गति के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। थोड़ा सा भी अगर आप फिजिक्स से बार रिपीट किए होंगे तो आप इसको जानते होंगे। ठीक है, तो गति का संरक्षण का सिद्धांत होता है जिस पर क्या करता है, रॉकेट आपका कार्य कर रहा होता है। ठीक है, तो यहां से भी प्रश्न आपके क्या है, अच्छे प्रश्न देखिए लगातार। साइंस के प्रश्न, जिन बच्चों का साइंस का बैकग्राउंड नहीं रहा होगा और उनको बुकलेट ए मिल गई होगी तो एक तरीके से क्या होगा, वहां से तो हतोत्साहित हुए होंगे, यहां से बच्चे हतोत्साहित होना शुरू हो गए होंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब देखिए विटामिन सी, चलिए ये तो आपने पढ़ा है तो आप कर ही ले जाएंगे। ठीक है, विटामिन ए आपकी हो जाती है। अब फोलिक एसिड, विटामिन, ये देखिए विटामिन ए किससे होती है, रतौंधी से, तो सी का ए हो जाएगा। सी का आपका 1 हो गया। विटामिन बी12 से बेरी बेरी हो गया आपका, डी का 2 हो गया, डी का 2 हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, बेरी बेरी से आपका विटामिन बी1 से बेरी बेरी हो गया, विटामिन ए से आपका रतौंधी हो गया। ठीक, फोलिक एसिड आप जानते हैं। ठीक है, और रक्ताल्पता और आपकी विटामिन सी आपकी स्कर्वी होगी। तो इस तरीके से आपका हो गया ए का 4 हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर ए हो गया, इसमें इसका आंसर आपका ये हो गया। 8 का आंसर आपका ए हो गया। अच्छे प्रश्न हैं, हल्के में मत लीजिएगा। बहुत लोग इस समय कहते हैं, होता है जब आप पेपर से निकलते हैं तो आपको लगता है कि इतना इजी पेपर आ गया है और आप सीधे आंकड़े को 120 प्लस कहते हैं, अरे मेरा तो 100 प्लस है, 120 है। और अभी 2 दिन के बाद जो है ये जो वो होता है आपका, जैसे शेयर बाजार के सूचकांक होता है ना, सूचकांक जैसा ये तेजी से बढ़ता है फिर गिरता है, तो अभी सूचकांक बढ़ रहे होंगे, उसके बाद फिर गिरेंगे। जिस दिन आंसर की आ जाएगी, आंसर की भी अगले हफ्ते आ जाएगी, जैसे आंसर की आएगी वैसे सूचकांक क्या होगा, धड़ाम से गिर जाएगा और ये पहुंच जाएगा वही जो हमेशा रहता है। ठीक है, आते हैं देखते हैं। अब देखिए कितना, अभी इंटर जो आपने अच्छे से पढ़ा होगा, इंटर में जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा होगा वही इसको कर पाएगा। देखिए, ठोसों के आंतरिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? रबर का यंग गुणांक, रबर का यंग गुणांक स्टील की तुलना में अधिक होता है। इसमें जब आप प्रत्यास्थता और अप्रत्यास्थता पढ़े होंगे, इंटरमीडिएट में साइंस में पढ़े होंगे, फिजिक्स में पढ़े होंगे, तब आप इसको पढ़े होंगे। तो अब रबर का यंग गुणांक स्टील की तुलना में अधिक होता है, नहीं, गलत लिखा हुआ है। स्टील का गुणांक जो होता है वो रबर की तुलना में अधिक होता है, तो ये गलत होगा। ठीक है, रबर का गुणांक स्टील की तुलना में कम होता है, स्टील का गुणांक रबर की तुलना में अधिक होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, ये आपका गलत होगा। और किसी कुंडली का खिंचाव, मतलब उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी उसके अपरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित होती है, तो ये सही है। तो इसका केवल आंसर भी होगा, केवल 2 सही है। रबर का यंग गुणांक जो है स्टील की तुलना में कम होता है, तो इसका केवल 2 सही होगा, 1 नहीं सही, 1 गलत है। चंद्रयान मिशन 3 आप जानते हैं, चंद्रयान 3 मिशन में चंद्र लैंडिंग स्थल के आसपास चंद्रभूमि और चट्टानों के तात्विक संयोजन मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिका, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, फेरिक FeTi को ज्ञात करने के लिए इनमें से कौन सा पेलोड प्रयोग किया गया है? अनंत एपीएक्सेस है, एपीएक्सेस पेलोड है जो इसके लिए प्रयोग किया गया, तो आपका आंसर क्या होगा, सी होगा आंसर। ठीक है, अब देखिए 10 प्रश्न ये क्या हो गए, 10 प्रश्न में से 9 प्रश्न तो पूरी तरीके से फिजिक्स पर आधारित हो गए, एक बायो पर था, बाकी प्रश्न, और ये भी एक तरीके से फिजिक्स का भी है, हालांकि ये करंट अफेयर्स का है। 10 के 10 प्रश्न अगर आपके नहीं आएंगे तो हतोत्साहित हो जाना स्वाभाविक है, लेकिन फिलहाल आप लोगों में से बहुत लोगों ने इसको किया होगा और कोई बात नहीं है। अभी तो ढेर सारे प्रश्नों की वैरायटी पड़ी हुई है, आप देखेंगे कि लगातार अच्छे प्रश्न भी इसमें दिए गए, बहुत अच्छे प्रश्न दिए गए, टफ प्रश्न भी हैं, सरल प्रश्न भी हैं, दोनों तरीके से प्रश्नों का एक तरीके से मिश्रित स्वरूप है। तो आप देखिए मित्रों, इस क्लास में हम लोग सारे प्रश्नों का आंसर डिस्कशन करेंगे। हालांकि सारे प्रश्नों का एक अभी तुरंत ऑथेंटिक आंसर आ जाना तो थोड़ा सा वो रहता है, लेकिन फिर भी प्रयास किया गया है कि अधिकांश प्रश्न आपको ऑथेंटिक और आंसर के साथ हम लोग आपके साथ जुड़े रहे हैं। ठीक है, तो लगातार हम आपको ऐसे प्रश्नों की पूरी वानगी आपके सामने प्रस्तुत करें, पूरा पेपर आपका एनालिटिक कर रहे हैं। सारे प्रश्न जो साइंस से जुड़े हुए हैं, साइंस के प्रश्नों को एक साथ कर दे रहे हैं, जो आपके जो है पॉलिटी के हैं, संविधान के, उनको अलग कर दे रहे हैं,
करंट के अलग कर देंगे। ऐसा कर देंगे तो आपका क्या होगा, आपके आगे आने वाले पीसीएस के लिए ये एक तरीके से बेस तैयार कर देगा। इस तरीके से हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं और इसके लिए आप हमारे पूरे इस श्रृंखला पर बने रहिए। हम पूरा एनालिटिक करके इसको आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। ठीक है, तो लगातार ये आप 2-3 श्रृंखलाओं में आप इस पूरे पेपर को एक अच्छे एनालिसिस के साथ अलग अलग सिम्टम अलग अलग जो है सब्जेक्ट के एनालिसिस के साथ आप इसको प्राप्त करेंगे। 10 प्रश्न आपके हो गए। अब देखिए, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया, इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मंगलयान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आप जानते हैं कि ये नवंबर 2013 में लॉन्च नहीं किया गया था। ठीक है, अब इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मंगलयान के संदर्भ में मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है। इसे 2003 में लॉन्च किया गया। तो ये अपने आप में क्या हो गया, ये भी क्वेश्चन जो है एक तरीके से आपका फिजिक्स से ही जुड़ा हो गया, साइंस का भी प्रश्न हो गया। मतलब सारे प्रश्न कहाँ से आपके, सब साइंस वाले प्रश्न है लगातार। तो इसमें दोनों विकल्प नहीं सही है। ठीक है, स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण क्या है, अपवर्तन होता है। स्विमिंग पूल में आप जो देखे होंगे तो वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण क्या होता है, अपवर्तन होता है। अब देखिए, मिनी माटर डिजीज जब आप बात करते हैं तो मिनी माटर डिजीज, अब ये प्रश्न आपके क्या है, ये रिपीटेड प्रश्न है। ये लगातार आपके प्रश्न क्या है, ये पूरे प्रश्न ये रिपीटेड हैं। अगर आप देखेंगे तो लगातार ये क्या है, आपके रिपीट किए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को जो आप अगर 10 साल के आप आप अध्ययन किए हुए हैं तो आप इन प्रश्नों का, हाँ हो सकता है ये प्रश्न आपके वहाँ पर एग्जामिनेशन हाल में थोड़ा सा जो एग्जामिनेशन फोबिया होता है उसके कारण आपके गलत हो जाए, लेकिन ये प्रश्न आपके पास कई बार ये रिपीट हो चुके हैं। अभी तो जो जिन प्रश्नों को हम लोगों ने देखा वो तो प्रश्न नए नए तरीके से प्रश्न थे, उसमें कुछ रिपीट वाले थे, कुछ नए प्रश्न थे, कुछ सीधे फिजिक्स से उठा करके रख दिए गए थे। ठीक है, अब मिनी माटर डिजीज आप जानते हैं जैसे जैसे पारा जैसे जैसे बढ़ता जाता है और इसलिए क्या हुआ है, इसको रोकने के लिए सरकार ने एक अलग से अभियान भी चलाया हुआ है। ठीक है, तो मिनी माटर डिजीज को रोकने के लिए जो है सरकार द्वारा पारा से संबंधित, जो जल से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उसमें इसको आप देखते हैं, जब मरकरी की मात्रा बढ़ने लगती है, सांद्रता जब उसकी बढ़ जाती है तो आप ऐसे डिजीज को देखने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मरकरी प्रदूषित जल हो जाएगा। गुर्दे की पत्थरी किसके कारण बनती है, अब आप देखते हैं कई बार क्या होता है, ये प्रश्न कई बार इस रूप में पूछा गया है। तो रेत के कणों के जमाव से, प्रोटीन के अवक्षेपण से, वसा के जमाव से, ऑक्सोलेट के क्रिस्टलीकरण से, जब उसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, तो क्या बनते हैं ये आपके क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ऑक्सलेट्स जब होते हैं तो इससे क्या होता है कि गुर्दे की पथरी बन जाती है और फिर आपकी ढेर सारी समस्याएं यहाँ से शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये 14 प्रश्न आए, अभी बीच में भी प्रश्न है, ऐसा नहीं कि बीच में प्रश्न नहीं है। ये 14 प्रश्न आपके साइंस से हो गए और इसमें 2 प्रश्न भी फिजिक्स से जो थे, करंट अफेयर्स के थे, उनको भी अगर साइंस से जोड़ा जाए तो 14 प्रश्न हो गए। और भी हैं लगभग 7-8 प्रश्न भी और भी हैं जो यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो लगभग 20-22 प्रश्न जो है आपके केवल साइंस से आए हुए हैं। साइंस का रोल देखिए कैसे बढ़ा है। अब देखिए इतिहास के भी प्रश्न जो है हल्के नहीं हैं। अगर कोई ये कहे कि इतिहास के प्रश्नों को हल्के तरीके से आप कर लें तो आप हल्के नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों ने साइंस के प्रश्नों को देखा है, अब हम लोग देखेंगे इतिहास के प्रश्नों के साथ चर्चा करें। देखिए सैयद वंश के सुल्तानों का क्रम है, फिर मुगल शासकों पर विचार कीजिए, देखिए एक बार देख लीजिए। फिर देखिए गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन है, भुक्ति, विषय, वीथी, विषय, वीथी, भुक्ति, हालांकि कोई नहीं है इसमें से, लेकिन लगातार है। फिर है रुद्रमा, फिर यहाँ पर मैचिंग करने के लिए किताबें आ गई हैं, फिर है मिरात, फिर यहाँ पर मैचिंग करने के लिए किया गया है। ठीक है, ये हो गया। फिर साइंस के प्रश्न आ गए, अब देखेंगे साइंस के प्रश्न आ गए हैं। फिर शुद्ध रूप से फिजिक्स का प्रश्न, फिर जो है मैथ रीजन का प्रश्न आ गया, फिर हिस्ट्री के प्रश्न आ गए। तो अच्छे खासे प्रश्न हैं और यूपी स्पेशल के भी प्रश्न हैं यहाँ पर। देखिए यूपी स्पेशल के भी प्रश्न, तो प्रश्नों के स्टैंडर्ड को आप हल्का नहीं ले सकते हैं, मित्रों प्रश्न अच्छे खासे हैं। तो आप सारे प्रश्नों को अलग अलग टॉपिक वाइज, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज हमारे साथ आप हमसे जुड़े रह करके, DPIS के साथ जुड़े रह करके इन सारे प्रश्नों का पूरा ऑथेंटिक आंसर और एनालिटिकली आप देख लेंगे। तो बस क्या है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ और इन पूरे प्रश्नों का एनालिटिक स्टडी हम आपके साथ लगातार करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ DPIS के साथ और इन पूरे प्रश्नों की एक सब्जेक्ट वाइज एनालिटिक स्टडी आप करेंगे हमारे साथ। तो मित्रों हम अगली क्लास में जस्ट आपके साथ अगली क्लास लेकर के शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम इन प्रश्नों को सब्जेक्ट वाइज एनालिटिक करेंगे। ध्यान रखिएगा प्रश्न आपके स्टैंडर्ड हैं, प्रश्न के बारे में बिल्कुल हताश होने की जरूरत नहीं, आपका पेपर भी स्टैंडर्ड है। इसलिए आपका 50% प्लस 50% यानी आपका मान लीजिए 75 क्वेश्चन हो गया, तो 75 क्वेश्चन प्लस 5 to 10 मान करके चलिए, यानी 80 से 85 के आसपास जो मेरा अपना अंदाजा है
पिछले 20-25 सालों के अनुभवों को अगर देखा जाए तो लगभग 80 से 85 आपका जीएस यहाँ से कवर कर रहा है, बहुत ज़्यादा। तो 75 से 85 के बीच में आपका जीएस कवर कर रहा है। अब आपका सब कुछ दारोमदार किस पर है, आपके हिंदी पर है। हिंदी का पेपर कैसा होगा उसी के आधार पर आप इसको एनालिटिक करेंगे। तो हम आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार बने हुए हैं इस पूरे क्लास के इस एनालिटिक के साथ। शेष अगली क्लास में तुरंत आते हैं।